हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो स्टूडेंट आप जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट जो आज का लेक्चर होने वाला है वो वेक्टर अलजेब्रा पर होने वाला है कि अगर आपके पास वेक्टर है तो वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो सब बताएंगे आपको। ये जेईई मेंस से रिलेटेड टॉपिक है, इससे हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट वेक्टर अलजेब्रा को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज कुछ डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग पार्ट को हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, ये जेईई मेंस क्रैश कोर्स है, ये 33 डेज है आज। और सबसे पहले बात आती है, अगर आप वेक्टर अलजेब्रा की बात आए तो सबसे पहली बात आती है स्केलर क्वांटिटी, फिर उसके बाद आती है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी हम ऐसी क्वांटिटी को बोलेंगे जिसमें केवल केवल मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो, तो हम ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मीन क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। तो जैसे अगर एग्जांपल लें, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मास भी स्केलर क्वांटिटी है, वॉल्यूम क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसमें क्या होता है, स्पीड, मास एंड वॉल्यूम में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। अब बात आती है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, तो हम बोलेंगे उस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। और जो क्या करे, जो लॉ ऑफ अलजेब्रा है उसका क्या करे, उसका पालन करे या ओबेस वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा। जैसे अगर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और जैसे अगर स्केलर क्वांटिटी मैंने बताई थी आपको, जैसे अगर स्पीड है, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, बट वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो अगर किसी 2 पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकाला जाए तो उसमें क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। वह डिस्टेंस की बात आए तो वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, बट डिस्प्लेसमेंट में क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन भी हो, और जो वेक्टर लॉस को फॉलो करें। ओके, जब हमने वेक्टर के बारे में पढ़ लिया तो अब बात आती है कि हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है, जैसे कोई इनिशियल पॉइंट है हमारा ए और एंड पॉइंट है हमारा बी। ओके, तो ए एक पॉइंट है और हमने क्या किया, इसे लाइन से जोड़ दिया। तो इस ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच का जो सेगमेंट होगा उसे बोलेंगे लाइन सेगमेंट। तो ए बी बार वेक्टर ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे, जो लाइन सेगमेंट ऑफ पॉइंट ए एंड बी। और अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या होता है स्टूडेंट, ए बी का मैग्नीट्यूड एस को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी वेक्टर। ओके, ये हो गया वेक्टर्स की। अगर आपके पास कोई 2 पॉइंट गिवन है, उन दोनों पॉइंट को अगर जोड़ने के लिए हमें एक लाइन की जरूरत होगी, उस लाइन सेगमेंट को हम बोलेंगे, ये जो ए से पी तक मिलाने के लिए जो हम ए से बी को हम किससे मिला सकते हैं, लाइन से। तो ये हो जाएगा 1 से बी तक का लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, ए बी वेक्टर एब्सोल्यूट वैल्यू। ये कैसे मैग्नीट्यूड को हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई वेक्टर ए गिवन है तो अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात की जाएगी स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए कर लें। ओके, अगर आपके पास सपोज स्टूडेंट आपके पास 2 वेक्टर इस टाइप से गिवन है, कोई आपके पास एक इनिशियल पॉइंट है P और एंड पॉइंट है Q, दूसरा आपके पास गिवन है A और इसका एंड पॉइंट है B। तो स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, आप जो लाइन सेगमेंट को देख के बता सकते हैं कि किस लाइन सेगमेंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट कमेंट कीजिए कि कौन सा लाइन सेगमेंट, एक पहला लाइन सेगमेंट है आपका PQ, दूसरा लाइन सेगमेंट है आपका AB। तो आप बताइए स्टूडेंट कि इसमें कौन से लाइन एक्स सेगमेंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। ओके, PQ का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा या AB का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो आंसर है स्टूडेंट, जो वेक्टर आपको या जो सेगमेंट आपको, जिस सेगमेंट की आपको लेंथ क्या हो ज्यादा दिख रही हो, या जिस सेगमेंट की लेंथ क्या हो ज्यादा हो, तो उस सेगमेंट का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। तो क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ PQ इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर।
तो इसे क्या समझ सकते हैं स्टूडेंट, अगर आपके पास कोई दो लाइन सेगमेंट आपको गिवन है तो उनके अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो कि किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है किसका मैग्नीट्यूड छोटा है, तो आप देख सकते हैं कि जिस सेगमेंट की लेंथ ज्यादा होगी उस सेगमेंट की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। अब टाइप ऑफ वेक्टर के बारे में बात करेंगे कि वेक्टर्स की डेफिनेशन हमने जान ली। वेक्टर की डेफिनेशन क्या हमने बताई थी स्टूडेंट, जिसमें क्या हो डायरेक्शन के मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हो, तो हम ऐसी क्वांटिटी क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, जैसे वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डॉट सो ऑन। तो सबसे पहले बात आती है जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर हम ऐसे वेक्टर को बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड हो जीरो। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन जो जीरो वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन होती है एनी डायरेक्शन, मीन्स आप कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि सारे कंपोनेंट जीरो वेक्टर के क्या होते हैं, जीरो। तो मैग्नीट्यूड है इसका जीरो और डायरेक्शन क्या हो सकती है, आप डायरेक्शन होती है इसकी एनी डायरेक्शन, वॉट एवर यू वांट। ओके, तो ये नल वेक्टर की डेफिनेशन हो गई। अगर अब फिर बात आती है यूनिट वेक्टर की, तो यूनिट वेक्टर हम ऐसे वेक्टर को बोलते हैं जिसका क्या है, मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड हो मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। तो जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो अगर आपको ऐसे गिवन वेक्टर है, वी वेक्टर इक्वल टू आपको गिवन है 3/4 आयोटा प्लस 3/5, अगर आपको v इक्वल टू ऐसे गिवन है, v वेक्टर इक्वल टू 3/5 आयोटा प्लस 4/5 j। तो अगर वेक्टर v का अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ i स्क्वायर 3/5 का होल स्क्वायर प्लस कंपोनेंट ऑफ y का होल स्क्वायर, इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट 1। तो वेक्टर v जो हमारा गिवन है ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो स्टूडेंट अगर कंपोनेंट की बात करें तो अगर आपके पास कोई कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो x एक्सिस की करस्पॉन्डिंग जो आपका ये है i है, और j करस्पॉन्डिंग j जो y डायरेक्शन है उसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर j। ओके, फिर आता है फ्री वेक्टर। तो फ्री वेक्टर क्या ऐसे वेक्टर होते हैं, जैसे आपको फ्री वेक्टर की अगर बात करें तो फ्री वेक्टर कुछ इस टाइप से, अगर आपको अपने इसको इस से रिप्रेजेंट किया, ये आपका कोई वेक्टर u है, तो अगर हम इसको इस टाइप से लिखें, क्योंकि इसकी कैसे करें कि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, बट इसका क्या हो सकता है, इसकी पोजीशन चेंज कर दें। अगर हम इसको ऐसे कर दें तब भी क्या बोलेंगे, इस टाइप के वेक्टर को क्या बोलेंगे हम, फ्री वेक्टर। ओके, तो फ्री वेक्टर में क्या करते हैं हम स्टूडेंट, फ्री वेक्टर में आपको जो भी वेक्टर आपको लिखा है उसको क्या करते हैं, अगर ये वेक्टर कहाँ से, अगर इसको ओरिजिन से अगर पासेस हो रहा है, अगर कोई पॉइंट P है तो OP को हम थोड़ा शिफ्ट कर दें, बट डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर सकते स्टूडेंट कि आप इस टाइप से ले सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है फ्री वेरिएबल के लिए। तो जो फ्री वेक्टर्स का केस है वो केवल मैथमेटिक्स में आता है, फिजिक्स में नहीं आता, केवल मैथमेटिक्स में हम फ्री वेक्टर्स का यूज करते हैं। ओके, फिर बात आती है लोकलाइज वेक्टर एंड फिक्स वेक्टर की। तो जैसे अगर आपके पास कोई 5 kg का बॉक्स है और अगर हम उस पर 9 न्यूटन का अगर फोर्स लगाएं, ओके, तो अगर हम जो बॉक्स की अगर पोजीशन भी चेंज करें तो जो फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या, वो तो सेम ही रहेगी। तो इस टाइप के वेक्टर को बोलेंगे लोकलाइज वेक्टर या फिक्स्ड वेक्टर। अब बात आती है कोलिनियर वेक्टर एंड पैरेलल वेक्टर्स की। तो अगर हमारे पास दो या दो से अधिक वेक्टर्स हैं तो उनको स्टूडेंट कब कोलिनियर बोलेंगे एंड कब पैरेलल वेक्टर्स बोलेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पैरेलल वेक्टर्स की। तो पैरेलल वेक्टर्स हम ऐसे वेक्टर्स को बोलेंगे जिसमें क्या हो, लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स मीन्स सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मीन्स सपोज आपके पास कोई वेक्टर ए गिवन है, कुछ ए हो गया वेक्टर ए, दूसरा आपको गिवन है वेक्टर बी, तो क्या लाइक वेक्टर। तो ये क्या है, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, और जब सेम डायरेक्शन होगी तो एंगल क्या होगा स्टूडेंट, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 डिग्री। ओके, अनलाइन वेक्टर क्या होता है, अनलाइक वेक्टर क्या होते हैं स्टूडेंट, अनलाइक वेक्टर कुछ इस टाइप से होते हैं। अगर वेक्टर ये है तो वेक्टर भी क्या है, ये, तो ये क्या है अपोजिट डायरेक्शन। लाइक पैरेलल वेक्टर की आप बात आए तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं लाइक वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स। तो लाइक वेक्टर्स की कंडीशन क्या होती है, जो हमारे वेक्टर्स गिवन है उनकी क्या डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और अनलाइक वेक्टर्स की कंडीशन होती है कि जो हमारे पास वेक्टर्स गिवन होते हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए,
वो डायरेक्शन होनी चाहिए अपोजिट डायरेक्शन। और या आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, अगर एंगल के वर्ड में बोलें तो थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। और अगर बात करें कोलिनियर वेक्टर्स की, तो कोलिनियर वेक्टर की कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट, अगर आपके पास कोई दो वेक्टर हैं, उसको अगर प्लेन, अगर दो वेक्टर आपस में एक ही जगह से पास हो रहे हैं, मीन्स अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, उनके जो इनिशियल पॉइंट हैं वो क्या है, सेम है, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो हमारे दोनों वेक्टर हैं वो क्या है, कोलिनियर है इन प्लेन में। ओके, अगर आपको कुछ इस टाइप से अगर आपको गिवन है तो तब भी आप बोलेंगे कि जो हमारे वेक्टर्स हैं वो क्या है, कोलिनियर है। बट स्टूडेंट आपको ध्यान रखना होगा, अगर आपको इस टाइप से दिया जाए तो इस टाइप से, सॉरी, अगर आपको कुछ ऐसा गिवन हो तब भी आप बोलेंगे कि ये दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स हैं। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे कोलिनियर वेक्टर्स की। तो कोलिनियर वेक्टर्स में हम बात कर रहे थे कि जब हमारे पास कुछ ऐसा केस बने, ऐसा केस, एक वेक्टर आपके पास ए है, दूसरा वेक्टर आपके पास ए है, और एक वेक्टर आपके पास ए है, ये वेक्टर क्या है, एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो इस केस में हम बोलेंगे ये वेक्टर्स क्या है, कोलिनियर नहीं है। तो कोलिनियर की स्टूडेंट कंडीशन होती है कि जो भी वेक्टर्स हों वो क्या होने चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए। बट ये जो तीनों वेक्टर हैं वो क्या है, सेम प्लेन में नहीं है, तो ये वेक्टर क्या है, नॉट कोलिनियर। तो लाइक वेक्टर की क्या कंडीशन बताई थी स्टूडेंट, सेम डायरेक्शन, अनलाइक की अपोजिट डायरेक्शन। अगर एंगल के टर्म में देखें तो इसमें थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है, इसमें थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब बात आती है पैरेलल वेक्टर्स की। तो पैरेलल वेक्टर्स, ये लाइक वेक्टर्स, अनलाइक वेक्टर। पैरेलल वेक्टर्स में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई वेक्टर ऐसे गिवन है, अगर आपके पास कोई वेक्टर गिवन है, जैसे सपोज आपको कोई एक वेक्टर ऐसा गिवन है, एक वेक्टर ऐसा गिवन है। ओके, पहला केस है कि ये पैरेलल है या नहीं, दूसरा आपको ऐसे गिवन है, तीसरा आपको ऐसे गिवन है, और चौथा आपको ऐसे गिवन है। ओके, और पांचवा आपको ऐसे गिवन है। ओके, तो स्टूडेंट जो पहले दो वेक्टर गिवन है, इनकी क्या है स्टूडेंट, डायरेक्शन तो सेम है, बट ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल क्यों नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच का स्टूडेंट देख सकते हैं आप, क्या है, एंगल 0 डिग्री नहीं है। डायरेक्शन सेम है बट पैरेलल नहीं है, तो ये क्या है, नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल वेक्टर। इसमें आप देख सकते हैं सेकंड नंबर में दोनों वेक्टर हैं, उनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, एक ही डायरेक्शन में, और इनके बीच का क्या है, इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा इक्वल टू क्या है, 0। ये क्या है, पैरेलल वेक्टर्स। इसी केस में थर्ड केस में देखें, इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो थीटा क्या है यहाँ 180 डिग्री। तो ये क्या है, पैरेलल वेक्टर। ये पैरेलल वेक्टर नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 और ना ही 180 है। इसी प्रकार V नॉट पैरेलल वेक्टर। तो अब स्टूडेंट क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास कोई वेक्टर गिवन है, ये तो ग्राफिकल अप्रोच थी, अगर आपके पास कोई वेक्टर गिवन है तो आप कैसे पता करेंगे कि ये वेक्टर पैरेलल हैं या नहीं है आपस में। तो कंडीशन होती है, अगर आपको एक कोई कांस्टेंट मिल जाए कि सपोज आपके पास कोई दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और आपको एक कंडीशन मिल जाती है कि ए वेक्टर इक्वल टू के बी वेक्टर, तो हम बोलेंगे ए बी क्या है, पैरेलल। और आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे ए वेक्टर, ये सिंबल होता है पैरेलल का, ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर वी। ओके, तो स्टूडेंट एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर आपको कोई ए वेक्टर ऐसे गिवन है 2 आयोटा प्लस 3j, और बी वेक्टर आपको गिवन है 6 आयोटा प्लस 9j, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, अगर हम बी को क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर इक्वल टू क्या गिवन है, 6 आयोटा प्लस 9j। तो अगर हम इससे 3 कॉमन ले लें तो हमें मिल जाएगा स्टूडेंट 2 आयोटा प्लस 3j। तो 2 आयोटा प्लस 3j क्या है स्टूडेंट, 2 आयोटा प्लस 3j क्या है, ए। तो v वेक्टर क्या है हमारा, 6 आयोटा प्लस 9j इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 3
3 इंटू 2 आयोटा प्लस 3j, ये क्या था हमारा ए वेक्टर, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर इक्वल टू 3 ए वेक्टर। तो स्टूडेंट क्या है, आइदर ए वेक्टर इक्वल टू के बी वेक्टर हो तो हम बोलेंगे पैरेलल वेक्टर्स, सॉरी, और अगर आपको ए मिल जाए बी वेक्टर इक्वल टू सम के अल्फ ए वेक्टर तो हम बोलेंगे पैरेलल वेक्टर, या आपको कोई दो कांस्टेंट मिल जाए लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर इक्वल टू 0 तो हम बोलेंगे कि हमारे जो वेक्टर ए एंड बी हैं वो क्या है, पैरेलल वेक्टर हैं। ओके, तो यहां से के की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 3। तो ये दो कंडीशन होती है, इनमें से अगर एक भी आप सेटिस्फाई करवा देते हैं, अगर आपके पास कोई दो वेक्टर गिवन है तो अगर आप ये दिखा सकते हैं कि पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर का कांस्टेंट मल्टीपल है, या पहले वेक्टर के साथ किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं प्लस दूसरे वेक्टर के साथ हम किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को ऐड करते हैं, अगर हमें 0 मिल जाएगा तो हम ए एंड बी जो वेक्टर हैं उनको क्या बोल लेंगे आपस में, पैरेलल वेक्टर्स। अब बात आती है, एक तो कंडीशन आपने पता कर ली कि अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आपको गिवन है तो अगर आपको वी वेक्टर इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर मिल जाए, या ए वेक्टर इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ वी वेक्टर मिल जाए, तो हम ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर्स। और एक केस बताया था कि इफ लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर इक्वल टू 0 गिवन है, सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट ये लैम्डा रहेगा, लैम्डा एंड म्यू क्या है, हमारे कांस्टेंट हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर आपको लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू वी वेक्टर इक्वल टू 0 गिवन है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है स्टूडेंट, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे दोनों वेक्टर 0 हो, ए वेक्टर इक्वल टू 0 एंड बी वेक्टर इक्वल टू 0, तो हमको क्या इनका प्रोडक्ट भी 0 मिल जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लैम्डा इक्वल टू 0 हो एंड म्यू इक्वल टू 0, जो बोथ कांस्टेंट है वो 0 हो जाए, या फिर ये पैरेलल वाली कंडीशन के ए पैरेलल टू बी। तो ये है स्टूडेंट कंडीशन पैरेलल वेक्टर की। अब बात आती है स्टूडेंट पोजीशन वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट आपके पास कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट करते रहिए। तो पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे स्टूडेंट, तो अगर आपके पास कोई कार्टेशियन फॉर्म आपके पास गिवन है तो ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस और ये है ओरिजिन ओ। हमने कोई वेक्टर ले लिया, यू वेक्टर ले लिया, और जिसका अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात करें तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ओपी। तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओपी। ओपी क्या है, ये पी क्या है, पॉइंट है एक्स वाई जेड। तो ये क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आयोटा प्लस वाई जे प्लस जेड की। तो आयोटा क्या है स्टूडेंट, जो एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग क्या है, कंपोनेंट है। वाई क्या है, जो वाई एक्सिस है उसके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट। के क्या है, जेड एक्सिस के करस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंट। ओके, तो अगर हम स्टूडेंट हमारे पास जब पोजीशन वेक्टर आ गया, अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ पी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिखेंगे, जो एक्स एक्सिस का जो आई का कंपोनेंट है उसको लिखेंगे, आई का जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर प्लस जी का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया हमारा पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो पोजीशन वेक्टर आप कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, तो ये इस टाइप का फॉर्म है, ये पॉइंट ओ है, ये पी है। तो अगर आपको दो वेक्टर आपके पास गिवन है, ओ मीन्स क्या है यहाँ ओरिजिन, 0,0,0, तो ओ पी इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स वाई जेड। तो अगर ओ पी वेक्टर की बात करें स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 0, वाई माइनस 0, जेड माइनस 0, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स आयोटा प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ये आ गया हमारा ओपी वेक्टर, ये क्या है हमारा पोजीशन वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। अब स्टूडेंट अगर आपके पास दो डिफरेंट पॉइंट गिवन है, यू एन बी या पी एन क्यू आप बोल सकते हैं। पी के कोऑर्डिनेट क्या है, 2, 1, 3 एंड पॉइंट क्यू है 1, 2, 3। तो अगर पी क्यू की बात करें स्टूडेंट, पी क्यू वेक्टर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 - 2। कैसे करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले जो क्यू वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट है उनको लिखेंगे 1, 2, 4, माइनस करेंगे 2, 1, 3। फिर क्या इसमें जो वेक्टर अलजेब्रा होती है उसमें क्या होता है स्टूडेंट, कंपोनेंट वाइज क्या होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। ओके, तो 1 - 2 तो ये हो जाएगा 1 - 2, ओके, 2 - 1 तो 2 - 1 हो गया, ये हो गया 4 - 3। क्या मिलेगा आपको, -1, 1 + 1। तो पी क्यू वेक्टर आपको क्या मिला स्टूडेंट, -1, 1, 1।
पी क्यू वेक्टर आपको स्टूडेंट मिला, पी क्यू वेक्टर आपको मिला था -1,1,1। तो अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें, ये क्या हो गया, क्यू वेक्टर क्यू गिवन है, ये दूसरा वेक्टर गिवन है। अगर पी क्यू की बात करें तो स्टूडेंट कुछ इस टाइप से बनेगा, और जो तीर इस टाइप। ये जो ये आपको जो डार्क कलर दिख रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। अगर आपको कहीं पे ऐसा लिखा मिले तो ये क्या है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये हो गया पी क्यू। अगर हम क्यू पी की बात करें तो स्टूडेंट क्या मिलेगा हमको, पी के कोऑर्डिनेट क्या है 2,1,3 -1,2,4। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा 2 -1, 1 -2, 3 -4। तो क्या मिलेगा स्टूडेंट हमको 1, -1, -1। तो ये होगा क्यू पी वेक्टर। अगर स्टूडेंट इसमें से अगर -1 कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा -1, -1,1,1। तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, क्यू पी वेक्टर इज इक्वल टू -1 इंटू -1, 1,1। ये -1,1,1 क्या है स्टूडेंट, ये है हमारा पी क्यू वेक्टर। क्यू पी वेक्टर इक्वल टू पी क्यू वेक्टर। तो स्टूडेंट अगर आपको बात की जाए ए पी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है -VA वेक्टर्स। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप कि ए बी इक्वल टू BA, ये यहाँ वेक्टर की केस में पॉसिबल नहीं होता क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। बट अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड BA वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होता है, सेम होता है, बट दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब कोप्लेनर वेक्टर की बात करेंगे स्टूडेंट। तो कोप्लेनर तो बता चुका था मैं कि टू वेक्टर्स और ऑलवेज कोप्लेनर। अगर आपके पास दो वेक्टर गिवन है कुछ इस टाइप से तो ये आपस में क्या है, कोप्लेनर। ओके, अगर या आप इस टाइप से दो या दो से अधिक हैं, कुछ इस टाइप से अगर आपको गिवन है पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, तो ये क्या है, कोप्लेनर वेक्टर्स। बट स्टूडेंट आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपको कुछ इस टाइप से गिवन है, इस टाइप से अगर वेक्टर गिवन है तो ये वेक्टर आपस में क्या है, कोप्लेनर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो बाकी का जो तीसरा वेक्टर आप कोई भी डायरेक्शन मान लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये वेक्टर तीनों वेक्टर आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये केस पॉसिबल है कि दोनों वेक्टर हैं, इस केस में तो हम बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। अगर हम सिंपल भाषा में बोलें कि कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, जो ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में ड्रॉ किए जाए या एक ही प्लेन में खींचे गए हों, तो हम ऐसे वेक्टर को बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। टू वेक्टर्स ऑलवेज लाई इन अ प्लेन्स और 3 और मोर वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लेनर। तो स्टूडेंट अगर ये वाला केस होगा तो इस केस में क्या है, 3 वेक्टर्स हैं बट ये क्या है, नॉट कोप्लेनर। बट ये वाला देखिए, इस केस में क्या है स्टूडेंट, 3 वेक्टर हैं बट ये कोप्लेनर हैं। तो स्टूडेंट आपको क्या ध्यान रखना है, अगर कोप्लेनर की बात आए तो क्या ध्यान रखना है आपको कि ऐसे वेक्टर्स होने चाहिए जो क्या हो, एक ही प्लेन में क्या करने चाहिए, लाई करने चाहिए। तो हम बोलेंगे ऐसे वेक्टर्स को कोप्लेनर वेक्टर्स। ओके, अब बात आती है कि अगर आपके पास कोई दो वेक्टर्स गिवन है, उनके बीच का एंगल्स कैसे फाइंड करें। तो अगर आपको पहला केस गिवन है कि अगर आपसे इस टाइप से गिवन है, पहला वेक्टर बी वेक्टर गिवन है और ए वेक्टर गिवन है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की बात की जाए तो आपको सबसे पहले कौन सी बात माइंड में आनी चाहिए कि जो दोनों वेक्टर्स हैं उनके क्या होने चाहिए, टेल्स आपस में क्या होने चाहिए, टच होने चाहिए, मीन्स एक दूसरे से मिलने चाहिए। कि ऐसा नहीं हो जैसे आपके पास कोई वेक्टर एक ऐसा गिवन है और दूसरा ऐसा गिवन है, तो हम एंगल की बात नहीं कर सकते हैं। आपको यह ध्यान रखना होगा जो टेल है दोनों वेक्टर की वो आपस में एक दूसरे को क्या करनी हो, मिलनी चाहिए किसी पॉइंट पर। जैसे इस केस में तो हम बोल देंगे कि ये एंगल थीटा है। बट अगर हम इस टाइप की बात करें, अगर आपके पास वेक्टर कुछ ये गिवन है और दूसरा वेक्टर आपके पास ये गिवन है, ओके, तो हम थीटा की अगर बात करें तो थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट। तो अगर थीटा की बात करें तो स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, हम थीटा जो हमारे पास वेक्टर है हम उसको एक्सटेंड तो कर ही सकते हैं कुछ इस टाइप से। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो आपको कोई एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की बात आए तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि दोनों वेक्टर्स की जो टेल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करनी चाहिए, टच करनी चाहिए। ओके, जैसे इस सेकंड बी केस में, सिमिलरली ये केस में। और अगर बात आए इस टाइप का तो ये हो जाएगा एंगल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑलवेज क्या होगा,
कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर भी हो सकता है, अप टू डिग्री 180, या 0 से पाई के बीच में ही हमेशा लाई करेगा। अब सेक्शन फॉर्मूला के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके पास कोई लाइन सेगमेंट गिवन है जिसका इनिशियल पॉइंट ए है और एंड पॉइंट क्या है, बी, ओके, और हम जो हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है ए बी को, अगर हम इन दोनों के बीच में अगर कोई सी पॉइंट को कट कर दें, सी पॉइंट पे कट कर दें, सेक्शन फार्मूला मीन्स अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट ए बी गिवन है, उसको अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट सी पर m रेशियो n में क्या कह रहे हैं, डिवाइड कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, सेक्शन फार्मूला। तो ए हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट, बी क्या है हमारा टर्मिनल एंड पॉइंट बोल सकते हैं, सी कोई हमने पॉइंट ले लिया जो ए बी लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है, m रेशियो n से क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो सेक्शन फार्मूला क्या है, ये क्या है, इंटरनल सेक्शन फार्मूला। ये क्या हो जाएगा, सी वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइड बाई एम प्लस एन वेक्टर। ओके, ये हो गया इंटरनल सेक्शन फार्मूला। अब बात आती है एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। तो एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला इक्वल टू होता है स्टूडेंट सी वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। ओके, तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूले में क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे पॉजिटिव साइन होता है, बट इस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन। ओके, तो सेक्शन फार्मूला आपको स्टूडेंट समझ में आया हो, अगर नहीं आया तो कमेंट करिए। तो एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूँ कि सेक्शन फार्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब आपके पास कोई लाइन सेगमेंट गिवन हो और उसको m रेशियो n में किसी पॉइंट c पर डिवाइड किया जाए। मान लो आपके पास लाइन सेगमेंट गिवन है, उसको किसी पॉइंट c पर कट किया जाए या डिवाइड किया जाए, और किस रेशियो में डिवाइड किया जाए, m रेशियो n में डिवाइड किया जाए, तो उसका इंटरनल सेक्शन फार्मूला होता है स्टूडेंट एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइड बाई एम प्लस एन। एंड अगर एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला की बात करें तो हो जाएगा सी वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। अब बात आती है स्टूडेंट सेंट्रोइड। तो अगर आपके पास कोई ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, ये सी वेक्टर है, इसके करस्पॉन्डिंग हम सी रखेंगे, और बी वेक्टर के करस्पॉन्डिंग बी, ए वेक्टर के करस्पॉन्डिंग ए। तो इसको थोड़ा बताता हूं ये कैसे बनाया मैंने। तो अगर आपके पास कोई ट्रायंगल इस टाइप से गिवन है, ठीक है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, यहाँ ए वेक्टर है, तो ये इसके अपोजिट इसके, तो ये सी वेक्टर सी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा और ए बी हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, सेंट्रोइड की बात की गई, तो सेंट्रोइड क्या होता है, मीडियन का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ओके, तो अगर हम मीडियन की बात करें तो मीडियन क्या आ जाएगा, ये पॉइंट क्या है हमारा, मीडियन पॉइंट है। तो इसके अगर मीडियन के अगर हमें वो निकालने हो, कोऑर्डिनेट निकालने हो, तो क्या हो जाएंगे, एम ऑफ वी प्लस सी वेक्टर बाई 2। ओके, और जो हमारा ये हमने पता कर लिया। अब बात आती है ये जो हमारा जी है, ये जी है, ए बी जी क्या है, ये जी है किसी पॉइंट जी पर, ए एम क्या हमारा कोई लाइन सेगमेंट है, और जो लाइन सेगमेंट है उसको किसी पॉइंट जी पर कट किया जाता है, वो ऑलवेज किस रेशियो में कट किया गया, 2:1 में। ओके, तो यही चीज यहां बनाई गई है, तो वही तो फॉर्मूला लिखा है, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला है ना। तो अगर हम इसको थोड़ा रोटेट करके आपके लिए लिखें, तो अगर ए और सिर्फ एम पर फोकस किया जाए और बीच में पॉइंट कोई जी ले लिया जाए जो कि डिवाइड कर रहा है 2:1 में, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ए वेक्टर है और ये क्या है, वी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2। तो हम लगा देंगे कौन सा फार्मूला स्टूडेंट, इंटरनल सेक्शन
फॉर्मूला इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 इंटू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। तो आपको मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। तो स्टूडेंट कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया बताइए? हमने फॉर्मूला किया है इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला कि अगर हमारे पास कोई ए बी लाइन सेगमेंट है उसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट सी पे किया गया एम रेशियो एन में, तो इसका इंटरनल फॉर्मूला का क्या होता है? इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला होता है ए, अगर ए रेशियो बी है, अगर ए पॉइंट ए है बी पॉइंट बी है, तो क्या हो जाएगा बी एम ए एम प्लस वी एन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। तो वही चीज हमने यहाँ अप्लाई की है। ओके, अब बात आती है इन सेंटर की बात कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल गिवन है और इनके करस्पॉन्डिंग सारी चीजें गिवन है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा ए बी वेक्टर प्लस बी क्यू वेक्टर प्लस सी आर वेक्टर डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। तो इन सेंटर है वो क्या करता है? डिवाइड करता है एंगल ऑफ बाइसेक्टर ए डी इन द रेशियो बी प्लस सी। तो बी प्लस सी रेशियो में क्या करता है? डिवाइड करता है बी प्लस सी रेशियो ए में। तो हम क्या करेंगे? ए पी से ए एंड डी गिवन है, इसके बीच का क्या करेंगे? इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, बी प्लस सी रेशियो एंड ए रेशियो से आपको डिवाइड किया जाता है। अब डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले बात आती है डॉट प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। तो स्टूडेंट जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, तो अगर आपसे आपके पास अगर कोई दो वेक्टर गिवन है, अगर आपसे उनके बीच का वो एंगल पूछा जाए तो आप कैसे निकाल सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होती है स्टूडेंट? डॉट प्रोडक्ट होती है स्केलर क्वांटिटी। अब बात आती है कि स्टूडेंट आपको पता है कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ओके, और जीरो कब होगा? जीरो कब होगा? जब हमारे पास क्या वेक्टर, केवल नल वेक्टर या जीरो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा जीरो होता है, और बाकी की अगर आपके पास कोई नॉन जीरो वेक्टर गिवन है उसका मैग्नीट्यूड जीरो कभी नहीं होगा। अब केवल पॉसिबिलिटी आती है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की, कि इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? क्या ये जीरो हो सकता है, क्या ये पॉजिटिव हो सकता है, क्या ये नेगेटिव हो सकता है? तो तीनों पॉसिबिलिटी बन सकती है स्टूडेंट कि ए डॉट बी ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का प्रोडक्ट जीरो भी हो सकता है। तो अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? आपको मिल जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? पाई बाई 2। तो आपको ये स्टूडेंट ये भी ध्यान रखना है कि दो वेक्टर हैं उनके बीच का एंगल हमेशा कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा? थीटा लाइज बिटवीन जीरो से पाई के बीच में लाई करेगा। ओके, तो जीरो का केस मैंने आपको बता दिया। अगर ए डॉट वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है? ग्रेटर देन जीरो है, तो ये क्या है? ये वैल्यू क्या मिलेगी? ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगी। तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट? तो अगर आपको कॉस थीटा इक्वल टू कोई पॉजिटिव क्वांटिटी गिवन है, तो स्टूडेंट आपको जीरो से पाई के बीच में बात की जाए तो कॉस थीटा फर्स्ट कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है? अगर फर्स्ट टू क्वाड्रेंट की बात की जाए जीरो से पाई में, तो फर्स्ट एंड सेकंड में अगर कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में स्टूडेंट पॉजिटिव रहता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ एंगल रहता है? जीरो से पाई। तो ये लिख दिया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या है? थीटा। थीटा बिलोंग से कहाँ करेगा? क्लोज इंटरवल जीरो से पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 हमने ओपन क्यों लिया? क्योंकि थीटा इक्वल टू जीरो पे हमने अलग केस बनाया। इसी प्रकार अगर दो वेक्टर्स हमारे गिवन हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा? पाई बाई 2 से पाई के बीच में, मीन्स क्वाड्रेंट 2। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं कि ए वेक्टर अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर गिवन है, तो अगर हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करें या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करें, दोनों की वैल्यू क्या आएगी? हमेशा सेम आएगी। ओके, तो अगर आपके पास कोई वेक्टर गिवन है, ए बी सी वेक्टर गिवन है, और अगर हम ए वेक्टर डॉट
ब्रैकेट बी प्लस सी करें तो ये हो जाएगा सेपरेट हो जाएगा वेक्टर ए डॉट इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ओके, अगर हमारे पास कोई थीटा इक्वल टू 0 है तो कॉस थीटा का स्टूडेंट फॉर्मूला क्या था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडुलस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, अगर इसकी वैल्यू 0 है, इफ वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 0 है तो क्या मिल जाएगा आपको, कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, π/2। ओके, ठीक है। अगर थीटा इक्वल टू 0 है तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास लाइक वेक्टर हैं उनका क्या होता है, सेम डायरेक्शन होती है और थीटा क्या होती है 0। तो यही तो है, अगर थीटा इक्वल टू 0 कर दिया जाए, अगर थीटा इक्वल टू हम 0 रख रहे हैं तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, आपको मिल जाएगा कॉस ऑफ 0 इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो कॉस 0 की वैल्यू स्टूडेंट 1 होती है, तो 1 इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए इंटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू क्या जाएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। तो इसको पढ़ेंगे स्टूडेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके, अगर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई आ जाए तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। ओके, अनलाइन वेक्टर्स। तो इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स हैं तो अगर ए एंड बी क्या है, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर की स्टूडेंट डेफिनेशन की क्या थी कि हम ऐसे वेक्टर को यूनिट वेक्टर बोलेंगे जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। तो मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू क्या 1 गिवन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये आपको गिवन है क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो अगर हम cos थीटा का फॉर्मूले में रखें तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो आपको पता है इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी। ओके, तो स्टूडेंट अगर आपको कहीं भी ऐसा लिखा मिले वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर, या आप बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। अगर आपको बोला जाए कि इफ ए वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो ये जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट इसको क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर v। तो अगर दो वेक्टर हमारे पास गिवन हैं, वो क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो आपको क्या मिलेगा, आपको बोला अगर आपको कहीं भी लिखा मिले कि ए वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू है बी वेक्टर, तो ऑलवेज क्या होगा, उन दोनों बीच वेक्टर हैं उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो आपको क्या मिलेगा, या तो पहला वेक्टर है ए वो 0 होगा, या दूसरा वेक्टर 0 होगा, या ए परपेंडिकुलर टू वी है। ओके, अब बात करेंगे इफ आयोटा जे एंड के आर यूनिट वेक्टर अलोंग द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस OX, OY एंड OZ। तो आई क्या है, यूनिट वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू एक्स एक्सिस, जे क्या है, यूनिट वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू वाई एक्सिस, के क्या है, यूनिट वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू जेड एक्सिस। तो स्टूडेंट आयोटा डॉट प्रोडक्ट ऑफ आयोटा इक्वल टू क्या होता है, 1। इसी प्रकार जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, 1। इसी प्रकार के वेक्टर डॉट के वेक्टर इक्वल टू होता है 1। और स्टूडेंट जो वेक्टर होते हैं यूनिट वेक्टर आई जे एन के, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। एक दूसरे के परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई एंड जे क्या होता है, 0, जे एन के क्या होता है, 0, एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई एंड के क्या होता है, 0। ओके, अब आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टूडेंट मैंने आपको क्या क्या बताया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। ओके, तो पहली आइडेंटिटी है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट अगर हम इसको प्रूव करेंगे इसका ये जो चीज़ है ये राइट हैंड साइड में कैसे आई, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी
स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो अगर मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो सकता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर बी प्लस वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो स्टूडेंट आपको बताया था मैंने कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ओके, तो इसको लिख सकते हैं हम स्टूडेंट। और एक कंडीशन बताई थी कि वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर ए इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस यहाँ लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होल स्क्वायर प्लस 2 डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। तो यही जो चीज लिखी है, नेगेटिव में क्या आ जाएगा, अगर आपसे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर पूछा जाए तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2 डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर। इसी प्रकार अगर आपसे बात की जाए कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी वेक्टर एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए माइनस बी वेक्टर, अगर आप से अगर इसको अगर आप सी वेक्टर मान लें और इसको डी वेक्टर मान लें तो ये क्या है, सी एंड डी वेक्टर है, इनके बीच का क्या है, डॉट प्रोडक्ट। ये होता है एब्सोल्यूट मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर, या आप इसे बोल देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिटी है कि अगर आपके पास क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, आपके पास अगर दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, अगर आपको ये ऐसी इनइक्वालिटी मिले कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस में हो जाएगा स्टूडेंट ए एंड बी वेक्टर क्या है, आपस में क्या है, पैरेलल हैं। ओके, और अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल स्क्वायर इसका इक्वल टू आपको ये लिखा मिले मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज क्या करेंगे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। जब वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट, 0। तो दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट, दोनों वेक्टर की का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो क्या मिलता है, थीटा क्या मिलता है, कॉस थीटा इक्वल टू 0 मिलता है। तो थीटा इक्वल टू कितना मिलता है स्टूडेंट, पाई बाई 2। इसी प्रकार अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी प्लस 2 इंटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एंड प्लस 2 इंटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सी एंड वेक्टर ए। अब एक क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए बी सी आपको गिवन है, 3 वेक्टर्स गिवन है, जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए गिवन है आपको 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दिस इक्वल टू 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। तो आपको क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको एक और कंडीशन गिवन है 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर इक्वल टू 0। तो आपको एंगल बिटवीन ए एंड बी फाइंड करना है। तो स्टूडेंट कैसे फाइंड करेंगे, आपको क्या गिवन है स्टूडेंट, 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आपको इसको कैसे लिख सकते हैं, 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर इक्वल टू आप लिख सकते हैं माइनस का 6c वेक्टर। अगर हम मैग्नीट्यूड ले लें दोनों साइड और उसका स्क्वायर कर दें तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, जो प्रीवियस आइडेंटिटीज बताएं उनका यूज कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस 9 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विथ 3 इंटू वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर। तो आपको मिल जाएगा स्टूडेंट 4 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस 9 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर माइनस 12 डॉट प्रोडक्ट विथ ए एंड बी वेक्टर दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 डॉट प्रोडक्ट विथ
अब स्टूडेंट आपको कंडीशन गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ 2b, ओके, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 4c, ओके। तो आप स्टूडेंट इसको थोड़ा कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये जो रोज हैं आपको क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू क्या गिवन है, 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ओके। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आपको गिवन है, क्या गिवन है, 4 मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, ओके। तो आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की जगह रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर प्लस 9। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, अगर आपको एक कंडीशन गिवन है 2 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू क्या गिवन है, 4 मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, ओके। तो स्टूडेंट आपको ये भी ध्यान रखना होगा, आपको ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का क्या निकालना है, एंगल निकालना। तो आपको क्या करना होगा, सी को इन टर्म ऑफ ए एंड बी में लिख देंगे, तो सी इक्वल टू क्या है, ओके, 2a माइनस 3b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर इक्वल टू आपको 0 गिवन है, तो हमने क्या किया था, 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर इक्वल टू माइनस 6c वेक्टर लिख सकते हैं। अगर हम इनका मैग्नीट्यूड लें और उसका स्क्वायर करें तो 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ 6c वेक्टर होल स्क्वायर। तो इसका एक्सपेंस करेंगे तो हमको मिलेगा 4 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए स्क्वायर प्लस 9 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर माइनस 12 डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दिस इक्वल टू 36 मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, ओके। तो स्टूडेंट आपको क्या कंडीशन गिवन, आपको गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दिस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 4, ठीक है। तो हमें निकालना है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, ओके। तो हम क्या करेंगे, सी को इन टर्म ऑफ बी में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर हम, तो हमारे पास 2 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू 4 मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर गिवन है, तो अगर हम इन टर्म ऑफ बी में लिखें मैग्नीट्यूड ऑफ सी को, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ओके। तो यहां पर रख देंगे 4 डॉट प्रोडक्ट विद प्लस 9 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर माइनस 12 वेक्टर ए वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 इंटू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होल स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाएगा 36 डिवाइड बाई 1/4 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, तो इसको क्या मिलेगा, 9 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है स्टूडेंट, 4 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस 9 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर माइनस 12 इंटू डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो 9b स्क्वायर से 9b स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला स्टूडेंट, 4 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर माइनस 12 इंटू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, ओके। और आपको एक कंडीशन क्या गिवन है, ये वाली कंडीशन गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ओके। तो अब आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, अब आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट स्लाइड देखता हूं। तो हमारा क्या आया था स्टूडेंट, 4 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर माइनस 2 डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दिस इक्वल टू क्या था, इक्वल टू 0, ओके। तो अगर हमें एक कंडीशन दी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दिस इक्वल टू 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दिस इक्वल टू, हमने कोई इसका मैग्नीट्यूड हमने वेक्टर बी का मान लिया के मान लिया, तो ये हो जाएगा 2k मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, सपोज हमने क्या माना कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू क्या मान लिया, हमने के मान लिया, ओके। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2k स्क्वायर माइनस 12 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी दिस इक्वल टू क्या होगा, 0 इंटू के स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको स्टूडेंट फाइनल क्या मिलेगा, 4 माइनस आपको मिलेगा 6 कॉस थीटा दिस इक्वल टू 0, तो आपको कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2/3। अब बात आती है प्रोजेक्शन वेक्टर की, कि अगर आपके पास कोई 2 वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर ये गिवन है और दूसरा वेक्टर आपको ये गिवन है, ओके। और अगर प्रोजेक्शन की बात आए तो आप कैसे करेंगे, तो अगर हमने कोई इनिशियल पॉइंट से मान लिया O और कोई वेक्टर मान लिया हमने, ये वेक्टर को मान लिया A, ये दूसरे वेक्टर को
वी वेक्टर मान लिया। ओके, ये हो गया बी, ये हो गया ए, और ये हमने कोई परपेंडिकुलर डाल दिया इस पे। तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, हमें ओ बी का प्रोजेक्शन निकालनी है ओ ए पर। ओ बी की प्रोजेक्शन हमें क्या निकालनी है, ओ ए पर। तो प्रोजेक्शन क्या होती है स्टूडेंट, प्रोजेक्शन इक्वल टू कल क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, ओ बी की प्रोजेक्शन ओ ए पर। तो क्या होती है स्टूडेंट, वी कॉस थीटा। तो वी कॉस थीटा होती है। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, अगर हम ए से मल्टीप्लाई कर दें और ए से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई वेक्टर वे इंटू वेक्टर बी। ये क्या है, वेक्टर ही तो है। प्रोडक्ट मीन्स हम क्या डॉट प्रोडक्ट करेंगे। नॉर्मल प्रोडक्ट वेक्टर में हमेशा क्या डॉट प्रोडक्ट चलेगा या क्रॉस प्रोडक्ट। अभी हमने केवल आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताया। तो स्टूडेंट अगर हम डॉट प्रोडक्ट ए से मल्टीप्लाई करें एंड डिवाइड करें तो आपको मिल जाएगा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। तो अगर आपसे पूछा जाए स्टूडेंट प्रोजेक्शन ऑफ वी ऑन ए तो क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ओके, अगर इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वी ए हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी। तो इसमें क्या पूछा गया था, बी का प्रोजेक्शन ए पर। तो क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ओके, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है, अगर आपके पास कोई वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर इक्वल टू आपको क्या गिवन है स्टूडेंट, एक्स आयोटा प्लस 2j प्लस जेड के, और आपको दूसरा गिवन है v इक्वल टू आपको गिवन है 2 आयोटा प्लस वाई जे प्लस के। तो आपको क्या निकालना है, बोला गया कि जो x एंड y एंड z की वैल्यू निकालनी है, और बोला गया कि a वेक्टर इक्वल टू क्या है, v वेक्टर गिवन है। तो क्या हो जाएगा, रख देंगे x आयोटा प्लस 2j वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 2 आयोटा प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, आई जे एंड के हम कोफिशिएंट को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो हमें एक्स वाई एंड जेड के, तो एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा 2। जब जे के कोफिशिएंट का कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगा वाई इक्वल टू 2, और के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा जेड इक्वल टू 1। तो क्या मिलेगा हमें स्टूडेंट, एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, ए पॉइंट गिवन है -2, 3, 5। दूसरा पॉइंट गिवन है बी 1, 2, 3, और थर्ड पॉइंट गिवन है सी जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 7, 0, -। इसको क्या प्रूव करना है, कोलिनियर प्रूव करना है। तो स्टूडेंट आपको क्या करना होगा, आपको ये करना होगा कि अगर आपको 3 वेक्टर गिवन है ए बी सी, तो अगर आपको तीनों को कोलिनियर दिखाना है तो कोलिनियर की स्टूडेंट डेफिनेशन क्या थी कि जो भी वेक्टर हो वो क्या होने चाहिए, सारे के सारे एक ही प्लेन में ड्रॉ होने चाहिए। तो अगर हम ए बी वेक्टर को अगर पैरेलल दिखा दें बी सी वेक्टर, तो ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, ये हो जाएंगे कोलिनियर। ओके, तो सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालेंगे। तो ए बी वेक्टर क्या है, आयोटा कैप प्लस 2j कैप प्लस 3j कैप, माइनस में हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ए बी वेक्टर हमारा आएगा 3 आयोटा कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप। फिर हम निकालेंगे BC वेक्टर, तो BC वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 6 आयोटा माइनस 2j माइनस 4k। तो अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो आपको मिल जाएगा 2 इंटू 3 आयोटा कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप। तो स्टूडेंट ये किसकी वैल्यू है, ये ए बी वेक्टर की वैल्यू है। तो बी सी वेक्टर को हम लिख सकते हैं कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ए बी वेक्टर। तो इससे क्या इम्प्लाई होता है, बी सी वेक्टर क्या है, पैरेलल टू ए बी वेक्टर। तो स्टूडेंट अगर आपको कहीं पे लिखा मिले कि ए बी वेक्टर पैरेलल टू बी सी वेक्टर या बी सी वेक्टर पैरेलल टू ए बी वेक्टर, दोनों का मीन क्या होता है, सेम होता है। ओके, क्वेश्चन 3 देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई 4 पॉइंट गिवन है 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस c वेक्टर, दूसरा पॉइंट गिवन है वेक्टर a माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, थर्ड पॉइंट गिवन है हमारे पास 3a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर माइनस 2c वेक्टर, एंड लास्ट पॉइंट गिवन है वेक्टर a
माइनस 6b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर। तो हमें इसको क्या प्रूव करना है, कोप्लेनर। तो कोप्लेनर के अगर हम इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, c मानेंगे एंड d मानेंगे, तो हमें क्या करना है, कोप्लेनर दिखाना है। तो कोप्लेनर दिखाने के लिए क्या कंडीशन है, या PQRS मान लीजिए। तो PQRS आपको क्या करना है, PQ निकालना है, PR निकालना है, वेक्टर PS निकालना है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, PQ को अगर हम XPR प्लस YPS में अगर लिख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, क्या प्रूव कर देंगे हम, और X एंड Y की वैल्यू हमें मिल जाए तो हम बोलेंगे कि जो हमारे PQRS हैं वो क्या है, कोप्लेनर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपके पास ये वेक्टर आपको गिवन है, उनको क्या है, नॉन कोप्लेनर। ओके, तो क्या करना होगा, अगर हम पहले वेक्टर को A मान लें, दूसरे वेक्टर को B मान लें और तीसरे वेक्टर को C मान लें, तो हमें क्या करना है, वेक्टर AB निकालना है एंड वेक्टर BC निकालना है, और उनको देखना है कि ये क्या AB पैरेलल टू BC हैं। अगर यस तो क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर। अगर आंसर नो है तो क्या हो जाएंगे, नॉन कोप्लेनर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। जब हमें दो वेक्टर गिवन है, पहला वेक्टर आपको क्या गिवन है, आयोटा कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप गिवन है आपको। दूसरा वेक्टर आपको गिवन है आयोटा कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ओके, तो आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है, थीटा निकालना। तो आपने स्टूडेंट, मैंने बताया था आपको एंगल का फार्मूला cos थीटा इक्वल टू होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, तो जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर का एडिशन, मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है, कंपोनेंट वाइज होता है। जैसे अगर हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, जो हमारा ए वेक्टर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1, 1, -1, और वेक्टर बी को हम लिख सकते हैं 1, -1, तो ये हो जाएगा 1, प्लस का 1, -1 डॉट प्रोडक्ट विथ 1, -1 एंड 1। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन। तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मिलेगा 1 × 1 प्लस 1 × -1 प्लस -1 × 1। देखिए क्या हो जाएगा, 2 -1 माइनस का 1 इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो आपका क्या आया, डॉट प्रोडक्ट विद ए एंड वेक्टर बी इक्वल टू क्या आया आपका, 0। तो अगर हम यहाँ रख देंगे 0, मैग्नीट्यूड कुछ भी आए क्योंकि ऊपर 0 है, तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसको टू क्या आ गया, 0। तो cos थीटा इक्वल टू जब आपको 0 मिला तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/2। ओके, अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप ट्राई करना। ओके, क्वेश्चन 7 आपको गिवन है, इसको भी आप ट्राई करना। जो मैंने सिंपल आइडेंटिटीज आपको बताई थी उनका यूज करना और आपको वैल्यू मिल जाएगी। और आपको कंडीशन गिवन है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी क्या है, यूनिट वेक्टर है, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू 1 आपको गिवन है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास दो वेक्टर गिवन है और a + 2b वेक्टर एंड 5a - 4b वेक्टर आपको बोला गया कि ये परपेंडिकुलर है। अगर आपके पास स्टूडेंट दो वेक्टर परपेंडिकुलर बोला जाता है, अगर आपसे बोला जाए c वेक्टर ये आपको गिवन है, d वेक्टर आपको गिवन है, तो अगर c परपेंडिकुलर टू d बोला जाएगा तो एंगल बिटवीन c एंड d क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर c एंड वेक्टर d क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2। तो अगर दो वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, π/2। ओके, इसको आप ट्राई करना। ओके, कल के लेक्चर में हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, तो इसको स्किप करते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमारे साथी QR.web.app पर अपनी क्वेरी डाल सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट आपको सॉल्यूशन दे देंगे। और आपको अगर टेस्ट मुक टेस्ट देने हैं टॉपिक वाइज या फुल लेंथ मुक टेस्ट देने हैं तो आप jetest.tutor.ai पर लॉगिन करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और आपने
अगर और वीडियो देखनी है तो आप यूट्यूब से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको लेक्चर ये समझ में आया होगा। चलिए कल मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।